Good morning, students. So we were discussing Young's double slit experiment. जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यंग ने डिज़ाइन किया था उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जिसमें दो स्लिट्स हैं और एक सोडियम लैंप यूज़ किया गया था। और वो क्यों यूज़ किया है? क्योंकि हमें एक मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए। तो एक सोडियम लैंप यूज़ किया, उससे हमने एक स्लिट से एक लाइट सोर्स बनाया, फिर उस लाइट सोर्स की लाइट को दो पार्ट में डिवाइड किया S1 और S2 स्लिट्स की हेल्प से। अब S1 और S2 स्लिट्स से निकलने वाली दो लाइट वेव्स हैं और ये लाइट वेव्स जब इंटरफेयर करेंगी मीडियम में तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से अगर सामने एक स्क्रीन रख दी जाए तो उस स्क्रीन पर कुछ जगहों पर ब्राइटनेस और कुछ जगहों पर डार्कनेस मिलती है। तो जो ब्राइट और डार्क पोजिशंस हैं वहाँ पर स्ट्राइप्स जैसे हमें मिलते हैं एंड द स्ट्राइप्स आर नोन एज फ्रिंजेस। ठीक है, फ्रिंजेस इनको बोलते हैं, फ्रिंजेस। ओके, जहाँ पे ब्राइट स्ट्राइप मिल रही है उसको बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज और जहाँ पे डार्क मिल रही है उसको बोलते हैं डार्क फ्रिंज। तो ये डिस्कशन हमारा था और ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इस डायग्राम की हेल्प से हमने जो दोनों वेव्स थी उनके बीच पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ y. What is y? Y is the position of a particular point where we have to see whether the interference is constructive or destructive. मीन पोजीशन यानी कि जो सेंटर है स्क्रीन का O पॉइंट, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर वो पोजीशन होगी जहाँ हम डिस्कशन कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने के लिए। तो पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया in terms of known quantities. So this is the expression for path difference which we had calculated in the previous class. This one, delta x is equal to d by capital D into y. ये हमारा एक्सप्रेशन आया था। तो ये नॉन क्वांटिटीज के टर्म्स में, व्हाट आर द नॉन क्वांटिटीज? स्मॉल डी दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, जो S1 और S2 दो स्लिट्स उनके बीच में डिस्टेंस क्या है। कैपिटल डी स्लिट्स वाली पोजीशन से स्क्रीन हमारा कितनी दूर है वो डिस्टेंस है। एंड y इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो अगर y पोजीशन पर यानी कि जो P पॉइंट हमने लिया था वहां अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी हो सकता है जब ये जो पाथ डिफरेंस की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है डेल्टा x, ये पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल हो तभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए या तो 0 होना चाहिए पाथ डिफरेंस, या फिर 1 टाइम्स ऑफ लैम्डा और 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा और 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा। यू मीन you can learn this like इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए कंप्लीट वेवलेंथ। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, बस लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, यानी कंप्लीट वेव होनी चाहिए, या तो 0 हो, एक भी वेव ना हो, और अगर पाथ डिफरेंस है तो कंप्लीट वेव के बराबर होना चाहिए, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा लाइक दैट। सो इफ द पाथ डिफरेंस is n lambda, then only constructive interference will take place. Now we will substitute the value of path difference in terms of known quantities which we have already calculated. So d into y by capital D इसको n lambda से equate करेंगे and we get y is equal to n times lambda d by capital D. अब इस एक्सप्रेशन का यानी जो इक्वेशन नंबर 4 में लिखा है इसका मतलब क्या है? इसमें अगर हम n की वैल्यूज एक एक करके सब्स्टिट्यूट करें, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ n? 0 1 2 3 इंटीग्रल वैल्यूज। तो अगर 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y आता है 0। ठीक है, अब y इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? y इक्वल टू 0 का मतलब है कि y कौन सा डिस्टेंस था? सेंटर से जो डिस्टेंस लिया जा रहा है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है, अननेसेसरी चीजों को हटा देते हैं जो अभी हमारे काम की नहीं है। व्हाट इज y? y इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो ये वाली जो डिस्टेंस थी इसको हम y बोल रहे थे, O से P की जो डिस्टेंस है। ठीक है, और जब हमने n की वैल्यू अभी सब्स्टिट्यूट की है तो हमें सबसे पहले मिला है y इक्वल टू 0, और ये y इक्वल टू 0 में कब मिला? जब हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली कंडीशन यूज की, डेल्टा x इक्वल टू n लैम्डा, यानी कि y इक्वल टू 0 पर हमें मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर क्या होता है? रिजल्टेंट इंटेंसिटी बिकम्स 4i। ठीक है, यानी y इक्वल टू 0 पर इंटेंसिटी 4i मिलेगी। मतलब स्क्रीन पर ये वाली जो जगह है, कौन सी जगह है? जो स्लिट्स S1 S2 का सेंटर था, यानी ये वाला पॉइंट, इसके एग्जैक्टली सामने वाली जो जगह है स्क्रीन पर, वहां हमें ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट का ग्राफ भी हम यहीं पर साथ साथ प्लॉट करें तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। स्क्रीन के सामने ही अगर हम ग्राफ प्लॉट कर लें
ये ग्राफ हमें क्या दिखाएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के पीक्स शो करेगा। ठीक है, तो स्क्रीन के सामने ही हम ग्राफ प्लॉट करें और ये y इक्वल टू 0 पोजिशन है, y इक्वल टू 0 पोजिशन पर अभी जैसे डिस्कशन हुआ हमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट 4i मिलती है, यानी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी हो सकती है। तो सपोज इस एक्सिस पर हम इंटेंसिटी लेते हैं तो 4i इंटेंसिटी का मतलब है यहाँ हमें इंटेंसिटी का पीक मिलेगा। ठीक है, ये 4i इंटेंसिटी यहाँ पर हमें मिल गई, कहाँ पर, y इक्वल टू 0 पर। अब अगर n की नेक्स्ट वैल्यू यानी कि 1 सब्स्टिट्यूट करें इस वाले एक्सप्रेशन में, ये जो हमारा आया था यहाँ इस वाले एक्सप्रेशन में, यहाँ पर इक्वेशन 4, अब इसमें हम n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लैम्डा डी बाई डी y की ये नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। पहली वैल्यू क्या थी, y इक्वल टू 0, और दूसरी वैल्यू क्या मिली है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब y की वैल्यू जब इतनी होगी तो फिर से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें मिलेगा, यानी कि ये जो हमारा स्क्रीन था, इस स्क्रीन पर फिर से y इक्वल टू 0 मान लो यहाँ पर है, y इक्वल टू लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, इस पोजीशन पर फिर से हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिलेगी, मतलब यहाँ पर फिर से इंटेंसिटी ऑफ लाइट का पीक हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा इंटेंसिटी ऑफ लाइट का पीक। और अगर स्क्रीन में नीचे की तरफ आते हैं, ये हमने स्क्रीन से ऊपर की तरफ देखा है, स्क्रीन में नीचे की तरफ आते हैं तो इधर भी हमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़कर मिलेगी। बिल्कुल इस फोटोग्राफ में जो हमने देखा था, ये वाला जो फोटोग्राफ था, देखो ये स्क्रीन का सेंटर है, यहाँ पे y इक्वल टू 0, तो इस तरफ और इस तरफ स्क्रीन में दोनों तरफ हमें ब्राइटनेस और डार्कनेस वाले स्ट्राइप्स मिलते हैं। तो स्क्रीन में अगर नीचे की तरफ आए तो हमें वहां भी ऐसे इंटेंसिटी पीक्स मिलेंगे, यानी कि इस तरफ भी अगर हम y इक्वल टू लैम्डा डी बाई लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, इस डिस्टेंस पर अगर हम स्क्रीन में नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ भी हमें इंटेंसिटी का पीक मिलेगा, यानी इस तरफ भी ये ग्राफ ऐसे ही जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। लेकिन ये वाले पॉइंट्स यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर इंटेंसिटी लगभग 0 हो रही है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली पोजीशंस हैं, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो जाती है 0, यानी यहाँ पर डार्कनेस हो जाती है। तो जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़कर मिल रही है ऑब्वियसली वो ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन है। ठीक है, यानी ये वाली जो पोजीशन है ये ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है, y इक्वल टू 0 ये भी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है, और ये y इक्वल टू 0 के नीचे लैम्डा डी बाई डी जो पोजीशन है वो भी ब्राइट की पोजीशन है। तो ऑब्वियसली जहां पर इंटेंसिटी कम हो रही है वो डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन है। ठीक है, तो अल्टरनेट आता है ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, फिर यहाँ पे डार्क, और इस तरह से इधर भी डार्क। तो ब्राइट और डार्क अल्टरनेट पोजीशंस में हमें फ्रिंजेस मिलती हैं। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए हमने देखा y यानी कि स्क्रीन के सेंटर से जो पोजीशंस हैं वो ये वाले हैं, 0 लैम्डा डी बाई डी, फिर उसके बाद 2 टाइम्स लैम्डा डी बाई डी, फिर 3 टाइम्स लैम्डा डी बाई डी, यानी कि सेंटर से इक्वल स्पेसिंग पर लैम्डा डी बाई डी लैम्डा डी बाई डी। देखो सब में डिफरेंस कितना है, लैम्डा डी बाई डी, इतना ऐड करते चले जाओ तो नेक्स्ट ब्राइट की पोजीशन हमें मिलते चली जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से अब अगर हम डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन देखना चाहते हैं कि डार्क फ्रिंजेस के लिए y की वैल्यू क्या होगी, तो फिर उस एक्सप्रेशन को, कौन सा वाला, जो डेल्टा x की वैल्यू हमने निकाली थी, डेल्टा x की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, पाथ डिफरेंस, डेल्टा x की वैल्यू हमने निकाली थी y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, ये पाथ डिफरेंस हमने अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाले सेटअप से निकाला है। तो अगर हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखना है तो ये जो पाथ डिफरेंस है ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए लैम्डा बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। ऑड इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब हुआ या तो लैम्डा बाई 2 हो, 3 लैम्डा बाई 2 हो, या 5 लैम्डा बाई 2 हो, 7 लैम्डा बाई 2, इस तरह के जब आएंगे, यानी कि लैम्डा बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। तो उन पोजीशंस पर जहां पर डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, कितना लैम्डा बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, उन पोजीशंस पर हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू को 2n + 1 लैम्डा बाई 2 हम रखेंगे अगर, और n की वैल्यू 0 1 2 3, तो ये y की वैल्यू हमें मिलेगी जो यहाँ इक्वेशन नंबर 5 के नाम से लिखी गई है। ठीक है, ये y की वैल्यूज हमें मिलेगी। तो इन पोजीशंस पर अब इसमें n की वैल्यू 0 1 2 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वो सारी पोजीशंस मिल जाएंगी जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि उन पोजीशंस पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट 0 हो जाएगी।
और इंटेंसिटी ऑफ लाइट 0 जहाँ हो जाती है वहाँ पे हमें ब्लैक स्ट्रिप्स देखने को मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं डार्क फ्रिंजेस। सो n की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने पर ये वैल्यूज आते हैं 1/2 d लैम्डा बाई डी, 3/2 d लैम्डा बाई डी, 5/2 d लैम्डा बाई 2। इन वैल्यूज पर, y की इन वैल्यूज पर यानी कि सेंटर से इन पोजीशंस पर हमें डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात जो सोचने वाली है वो ये है कि अगर हम ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन और डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन को कंपेयर करें तो एक इंटरेस्टिंग बात हमें पता चलती है। ठीक है, देखो वो बात क्या है। तो अगर हम पहले ब्राइट के लिए वैल्यूज लिख लें, ब्राइट की जो पोजीशंस थी वो थी 0 लैम्डा डी बाई डी, फिर 2 लैम्डा डी बाई डी, ये वैल्यूज आ रही हैं, फिर 3 लैम्डा डी बाई डी एंड सो ऑन। और ये किसके लिए है, ये है फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। और डार्क के लिए अगर हम लिखते हैं फॉर डार्क फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस के लिए y की वैल्यूज क्या आ रही है 1/2 लैम्डा डी बाई डी। अब जरा ध्यान से यहीं से देखना शुरू कर दो, दूसरी वैल्यू क्या है 3/2 लैम्डा डी बाई डी, और एक लिख लेते हैं 5/2 लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, इन वैल्यूज में एक चीज है जो बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, वो क्या है लैम्डा डी बाई डी, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये क्वांटिटी बार बार रिपीट हो रही है एंड सो ऑन। देखो लैम्डा डी बाई डी को अगर हम मान लेते हैं, सपोज कोई इसको नाम देते हैं, सपोज लैम्डा डी बाई डी को हम कुछ नाम देते हैं, मान लो कि इसको स्मॉल ए नाम दे दिया हमने। ठीक है, तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए क्या आ रहा है, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए आ रहा है 0 a 2a 3a एंड सो ऑन। और डार्क के लिए क्या आ रहा है 1/2a 3/2a 5/2a। ठीक है, अब जरा कंपेयर करो इन वैल्यूज को, तो 1/2a जो है वो कहाँ पर आएगा 1/2a 0 और a के एकदम मिड पे आएगा। 3/2a का मतलब हुआ 1.5a यानी कि 1a कंप्लीट और 0.5 मतलब ये a और 2a के बीच में आएगा। 5/2a को अगर देखो तो वो कहाँ आएगा, वो 2a और 3a के मिड पे आएगा। इसका मतलब है कि अगर हम ब्राइट और डार्क दोनों की पोजीशंस को एक साथ लिखें तो क्या आएगा, देखो 0, फिर ये तो हुआ ब्राइट के लिए, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे आ रहा है। तो ब्राइट 0 पे आया, फिर डार्क कहाँ पे आएगा 1/2a, फिर ब्राइट कहाँ पे आएगा 1a, फिर डार्क आ जाएगा तो कहाँ पे आएगा 3/2a, फिर ब्राइट आएगा तो कहाँ जाएगा 2a। ठीक है, तो a का 0.5 यानी कि 1/2 ऐड करते जाओ, 0 से 1/2, फिर 1/2, फिर 1/2, फिर 1/2। तो ये पोजीशंस को देखकर एग्जैक्टली कैलकुलेशन में भी वही बात प्रूव हो रही है जो एक्सपेरिमेंट में दिखाई दे रही थी, क्या कि ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस अल्टरनेट पोजीशंस पर आते हैं और उनके बीच स्पेसिंग भी सेम होती है। ठीक है, और ये जो हमने लिखा है ये कहाँ से लिखा है, ये y = 0 से, मतलब जो स्क्रीन का सेंटर है उससे एक तरफ के लिए लिखा है। सिमिलर पैटर्न सेंटर के दूसरी तरफ भी आता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो अब फिर से अगर हम इस वाले ग्राफ को देखें, ये जो हमने इंटेंसिटी के लिए ग्राफ बनाया था यहाँ पर, ये वाला ग्राफ को अगर देखें तो इसमें और क्या बात पता चलती है, दो ब्राइट की जो पोजीशंस हैं, अब ये थोड़ा इन चीज़ों को हटा देते हैं तो समझना इजी होगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, सेंटर पे ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, और उसके बाद इधर फिर से एक ब्राइट आएगा, और इस तरफ भी डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हमें फ्रिंज की विड्थ निकालनी है, फ्रिंज की विड्थ मतलब जो पोजीशन है, कहाँ पर डार्क शुरू हुआ, कहाँ पर डार्क एंड हुआ, तो उस डिस्टेंस को बोलेंगे विड्थ ऑफ द फ्रिंज, यानी जो ब्लैक और ब्राइट स्ट्राइप्स मिल रहे हैं उनकी थिकनेस क्या है, वो कितनी डिस्टेंस है, कितनी उनकी विड्थ है। ठीक है, उसी को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो सपोज हमें अगर ब्राइट की विड्थ निकालनी है, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ, तो ध्यान से देखो ब्राइट वाला कहाँ से स्टार्ट हुआ, ब्राइट वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ, जो डार्क का सेंटर है वहाँ से ब्राइट स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ब्राइट एंड हुआ। ये जो पूरा रीजन है इसके बीच वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा ब्राइट का रीजन है। ठीक है, इसको देखो, ये ब्राइट का रीजन है। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग बात भी तुम्हें लगेगी कि अगर ये ब्राइट का रीजन है तो ये तो
यहाँ तक पहुंच गया, डार्क की पोजीशन तक पहुंच गया, और ये भी डार्क की पोजीशन तक पहुंच गया, और यहाँ से तो दूसरा ब्राइट स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि ये जो पीक्स दिखाए गए हैं ये ब्राइट का सेंटर दिखाया गया है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे ऐसे नीचे चला गया है, जो यहाँ पे कह सकते हैं ट्रफ जैसा है, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, वो भी डार्क का सेंटर है। आई बात समझ में? इसका मतलब ये है कि ब्राइट यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ और यहाँ पे एंड नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ कहीं से हुआ होगा, इस जगह से। आई बात समझ में? अगर हम, चलो फिर से इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम ये माने कि डार्क यहाँ पर है और यहाँ पर डार्क है, तो मतलब ये डार्क का सेंटर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डार्क एक पतले लाइन जैसा है, हमने जो निशान लगाया ये तो एक लाइन के जैसा है। ठीक है, इट डजेंट मीन कि डार्क वाला एक लाइन के जैसा है और ब्राइट वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है। ये पीक है, ये ब्राइट का पीक है इस लाइन पर, डार्क का पीक है इस लाइन पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ बनाया गया है ये सिर्फ इंटेंसिटी का ग्राफ है, ये फ्रिंज विड्थ का ग्राफ नहीं है कि कहां से कहां तक ब्राइट होगा और कहां से कहां तक डार्क होगा। तो फ्रिंज की विड्थ कैसे निकालेंगे? तो ऑब्वियसली अगर हम दो ब्राइट के बीच की पोजीशन देखेंगे, सपोज हम दो ब्राइट के बीच की पोजीशन देखते हैं। ओके, तो दो ब्राइट के बीच की पोजीशन अगर हम देखें, ये एक ब्राइट है और यहां पर एक ब्राइट है, तो दो ब्राइट के बीच की जो जगह है उस वाली जगह में डार्क है, और दो डार्क वाली जो स्पेसिंग है उसके बीच में ब्राइट है। ठीक है, तो अगर हम दो डार्क वाली पोजीशन का डिफरेंस कर दें, देखो इस डायग्राम में अगर दो डार्क वाली पोजीशंस का हम डिफरेंस कर दें तो क्या आएगा? ये डार्क है और ये डार्क है। ठीक है, ये पहला ब्राइट है, इसको हम y0 बोल सकते हैं क्योंकि जीरो पोजीशन पर आ रहा है, और दूसरा ब्राइट कहाँ पे आ रहा है? ये दूसरा ब्राइट आ रहा है, इसको हम y1 कर दें। तो अगर हम y1 से y0 को सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब ये रहा हमारा y0 और ये रहा y1। ठीक है, इनको अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ये वाली डिस्टेंस पता चल जाएगी, और ये डिस्टेंस क्या है? ये वो डिस्टेंस है जिसमें डार्कनेस है। इसी तरह से दो डार्क के पोजीशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, ये पहला डार्क है, इसको मान लेते हैं y1d यानी पहला डार्क, और दूसरा डार्क कहाँ पर है? ये रहा दूसरा डार्क y2d। तो अगर हम इस डिस्टेंस में से यानी कि y2d में से y1d को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें कौन सी डिस्टेंस मिल जाएगी? ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। और ये डिस्टेंस क्या होगी? ये पहले डार्क की पोजीशन है और ये दूसरे डार्क की पोजीशन है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है यानी कि स्पेसिंग होगी वो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ हो जाएगी। आई बात समझ में? मतलब अगर हमें ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालनी है तो दो कंसेक्यूटिव डार्क की पोजीशंस का डिफरेंस कर देना है, और अगर डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालनी है तो दो कंसेक्यूटिव ब्राइट की पोजीशंस का डिफरेंस कर देना है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन यहाँ पर ऑलरेडी हमने करके रखा हुआ है, इसको देख सकते हैं यहाँ पर। देखो, तो दो कंसेक्यूटिव डार्क की पोजीशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, कोई भी दो ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट सेकंड लो या सेकंड थर्ड लो, कोई से भी दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज ले सकते हैं। तो सपोज हमने दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज ये वाले ले लिए, मान लो इसको ले लिया और इसको ले लिया। ठीक है, ये वाला क्या था? ये थर्ड ब्राइट था, सेंट्रल ब्राइट अगर इसको मान ले तो इसको हम कह सकते हैं सेकंड ब्राइट। सपोज ये सेंट्रल ब्राइट यानी कि y = 0, ये फर्स्ट ब्राइट y1, और ये सेकंड ब्राइट y2, और ये थर्ड ब्राइट y3। तो कोई से दो ले सकते हैं, y1 y2 अगर लोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी सेम आएगा, y2 y3 अगर लोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो अगर ब्राइट के पोजीशंस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, कोई से दो कंसेक्यूटिव ब्राइट, तो दो कंसेक्यूटिव ब्राइट के पोजीशन को अगर तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेल्टा y इतना आ जाएगा। ठीक है, तो दो ब्राइट के पोजीशन को हमने सब्ट्रैक्ट किया, उनके बीच की स्पेसिंग में क्या होगा? डार्क फ्रिंज होगा। तो ये हो जाएगा विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। ठीक है, डार्क फ्रिंज की विड्थ कैसे निकालेंगे? दो कंसेक्यूटिव ब्राइट के स्पेसिंग के पोजीशंस का हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे, देन वी विल गेट स्पेसिंग बिटवीन देम, एंड दैट स्पेसिंग इज नथिंग बट द विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज। ओके, सिमिलरली if you want to calculate the width of a bright fringe, then you will subtract the position of two dark fringes। दो डार्क फ्रिंजेस के पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सपोज ये पहला डार्क है y1, इसमें y0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेंट्रल पोजीशन पर हमेशा ब्राइट ही मिलता है, वहां पे डार्क कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन से भी ऑलरेडी प्रूव्ड है। तो ये पहला डार्क है
और ये दूसरा डार्क है y2, ये तीसरा डार्क है y3। ठीक है, तो हम कोई भी दो कंसेक्यूटिव डार्क के पोजीशंस ले सकते हैं, चाहे तो ये वाला ले लो और ये ले लो, और या फिर इसको ले लो और 5/2 वाले को ले लो, किसी को भी ले सकते हैं। और इनका जब डिफरेंस करेंगे तो डेल्टा वाई की ये वाली वैल्यू हमें मिलेगी, और ये एक्चुअली है क्या, ये विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो दोनों से कैलकुलेट करके हमने देख लिया कि डार्क फ्रिंज की विड्थ, तो जनरली बीटा इसके लिए सिंबल यूज करते हैं, तो डार्क फ्रिंज की जो विड्थ है वो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ के बराबर ही आती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कई बार यूज होगा, और एग्जाम में क्वेश्चन भी इस पर बेस्ड आते हैं कि जो हमने अभी एक्सप्रेशंस डिराइव किए हैं, फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन और वाई की वैल्यूज की, ब्राइट की पोजीशंस क्या होंगी, डार्क की पोजीशंस क्या होंगी, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो कैलकुलेशन से हमें ये प्रूव हो गया। कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली कि प्रूव करो कि डार्क फ्रिंज की विड्थ और ब्राइट फ्रिंज की विड्थ दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रूव करने को कई बार एग्जाम में आता है। तो इस कैलकुलेशन से हमने ये प्रूव कर लिया कि ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का जो साइज होगा यानी उनकी विड्थ होगी वो इक्वल होगी। ठीक, और क्वेश्चंस ये एक्चुअली हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और इसमें क्या क्वेश्चन आता है, फ्रिंज विड्थ का वेरिएशन पर क्वेश्चन आता है कि हम फ्रिंज विड्थ की जो वैल्यू आई है लैम्डा d/d दोनों के लिए सेम आई है, इसलिए हमने अब उसको डार्क और ब्राइट विड्थ बोलना छोड़ दिया, सिंपली फ्रिंज विड्थ हमने लिख लिया। तो फ्रिंज विड्थ है लैम्डा d/d। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का आता है कि अगर हम लैम्डा को चेंज करेंगे तो बीटा में किस तरह का, बीटा मतलब फ्रिंज विड्थ, अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट हम चेंज करेंगे तो फ्रिंज विड्थ में क्या चेंज होगा। सपोज पहले वेवलेंथ पहले जो लाइट यूज हो रही थी मोनोक्रोमेटिक लाइट, सपोज वो हमने ले ली थी पहले रेड। ठीक है, मान लो कि रेड ले ली, तो रेड के लिए बीटा की कुछ वैल्यू आ गई, मान लो बीटा r। ओके, और अगर अब हमने सारा कुछ कांस्टेंट रखते हुए, सारा कुछ मतलब बीटा में और क्या क्या चीजें हैं, बीटा में और है कैपिटल डी और स्मॉल डी। व्हाट इज कैपिटल डी, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट्स, एंड व्हाट इज स्मॉल डी, स्पेसिंग बिटवीन दोस टू स्लिट्स। तो क्वेश्चन ये है कि पहले हम रेड कलर की लाइट यूज कर रहे थे तो बीटा इतना आया, बीटा r। अब हम यूज करने लगे मान लो येलो लाइट, ठीक है, सपोज येलो लाइट यूज करने लग गए हम, तो बीटा y की वैल्यू ये बीटा r से बड़ी होगी या छोटी होगी। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, या कभी कभी वैल्यूज दे भी देते हैं, रेड की वेवलेंथ इतनी है और पता ही है कितनी है, वो तो याद रख सकते हैं 750 नैनोमीटर, और येलो की वेवलेंथ है 5500 एंगस्ट्रॉम और यू कैन से 550 नैनोमीटर। तो अगर रेड लाइट की जगह हम येलो लाइट यूज करने लगे तो फ्रिंज विड्थ इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है येलो के कंपैरिजन में, इसका मतलब होगा कि बीटा r विल बी ग्रेटर देन बीटा y। यानी रेड कलर की लाइट यूज करके अगर हम इंटरफेरेंस पैटर्न देखेंगे तो उसमें फ्रिंजेस की विड्थ ज्यादा होगी, और अगर येलो लाइट यूज करके देखेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न को तो उसमें फ्रिंजेस की विड्थ कम हो जाएगी, बिकॉज येलो लाइट की वेवलेंथ रेड के कंपैरिजन में कम होती है। तो एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि वेवलेंथ को अगर हम चेंज करें तो फ्रिंज विड्थ पर क्या इफेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें दूसरे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उन पर बेस्ड हो सकता है कि स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस लैम्डा और स्मॉल डी को कांस्टेंट रखा, कैपिटल डी यानी कि स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस को अगर चेंज किया तो बीटा की वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। या फिर लैम्डा और कैपिटल डी को कांस्टेंट रखा और स्मॉल डी को चेंज किया यानी कि स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस को चेंज किया तो फ्रिंज विड्थ पर क्या इफेक्ट हो सकता है। तो ये तो तीन में से एक एक पैरामीटर को चेंज करके फ्रिंज विड्थ पर होने वाले इफेक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन हुए, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तीन में से दो को कांस्टेंट रखें और एक पर बेस्ड क्वेश्चन हो। ये भी हो सकता है कि कोई दो को चेंज किया जाए तो फ्रिंज विड्थ पर क्या इफेक्ट होगा। तो ऑब्वियसली ये कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, ये रेशियो वाले क्वेश्चंस हैं, रेशियो पर बेस्ड है कि पहले लैम्डा कितना था बाद में लैम्डा कितना हुआ, पहले डी कितना था बाद में डी कितना हुआ। सो दिस कैन बी कैलकुलेटेड इजीली, बट इजीली तभी सॉल्व होगा जब तुम्हें ये फार्मूला याद हो। ठीक है, बिना फार्मूला के कुछ भी इजी नहीं होगा। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बट उसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला तो याद होना ही चाहिए, बिना उसके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो फार्मूला सारे याद रखने हैं। अब और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस देखने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब है कि जो स्क्रीन पर पैटर्न दिखाई दे रहा है ब्राइट डार्क अल्टरनेट पोजीशंस में दिख रहे हैं, तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब हुआ कि एक क्लियर इंटरफेरेंस पैटर्न जो सस्टेन्ड रहे यानी कि कंटिन्यूसली बना रहे, उसमें कोई वेरिएशन ना हो,
उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस हैं, ये तुम्हें याद रखनी है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। सबसे पहली कंडीशन तो है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, फिर से उसको रिवाइज कर देते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट इसलिए होनी चाहिए कि जब कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा स्क्रीन पर पहुंचने के बाद, वहां पर अगर एक जैसी वेवलेंथ वाली लाइट नहीं, मान लो कि हमने व्हाइट लाइट ले ली, तो व्हाइट लाइट में सभी 7 कलर्स की वेवलेंथ्स होगी। उसमें विबग्योर जैसा तुम जानते ही हो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, ये सारे कलर्स होंगे, रेड होगा। तो इन वेवलेंथ्स में से जैसे हमने देखा पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल है वहां स्क्रीन पर पहुंचने के बाद, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, और अगर लैम्डा बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। तो पाथ डिफरेंस डिपेंड्स on the distance traveled by light waves from the screen, from the slits to screen, वहां से वहां तक जाने वाली डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो लाइट वेव ने डिस्टेंस तो बराबर ट्रेवल की होगी, बट लैम्डा का वैल्यू सारी कलर ऑफ लाइट के लिए डिफरेंट है। रेड के लिए सबसे ज्यादा है, वॉयलेट के लिए सबसे कम है, और जो दूसरे कलर्स हैं सबके लिए अपना अपना वेवलेंथ है। तो पाथ डिफरेंस तो बराबर है, बट सबके लिए, मान लो हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो सबके लिए लैम्डा तो सेम नहीं होगा। अगर हम कैलकुलेशन से इस बात को समझना चाहें तो पाथ डिफरेंस सपोज डेल्टा एक्स था, और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मान लो लैम्डा है, ठीक है, 0 लैम्डा 2 लैम्डा इस तरह की वैल्यू होनी चाहिए। तो सपोज हमने एक वैल्यू सेलेक्ट कर ली लैम्डा, तो डेल्टा एक्स अगर लैम्डा के बराबर है तो ये लैम्डा कौन सा वाला, रेड वाला लैम्डा या वॉयलेट वाला या ब्लू वाला या इंडिगो वाला, ठीक है। तो इसका मतलब है कि स्क्रीन पर किसी पोजीशन पर अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ वेवलेंथ्स के लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कुछ का किसी एक के लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, लेकिन बाकी दूसरों के लिए नहीं होगी। तो उस पोजीशन पर कौन सा कलर दिखेगा, क्या मान लो रेड के लिए कंडीशन सेटिस्फाई, तो वहां पे रेड दिखेगा क्या। तो बात यह है कि जब हम फ्रिंज विड्थ को देखेंगे तो सपोज सेंटर पे रेड के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर गए तो मान लो वहां पर येलो के लिए सेटिस्फाई हुई, और थोड़ा ऊपर गए मान लो वहां पे वॉयलेट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हुई। इसका मतलब है कि इस छोटे से विड्थ में रेड कलर भी दिख सकता है, वॉयलेट भी दिख सकता है, ग्रीन भी, तो सारे कलर्स, बीच में तो रेड ही दिखाई देगा बट एजेस पर दूसरे कलर्स भी दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि जो जहाँ पे कंप्लीटली ब्राइट यानी ब्राइट लाइट होनी चाहिए वो कंप्लीटली ब्राइट नहीं होगी, उसके एजेस कलरफुल हो जाएंगे, और जहाँ कंप्लीट डार्क होना चाहिए वहाँ कंप्लीट डार्क नहीं होगा, क्योंकि किसी एक वेवलेंथ के लिए तो हो सकता है कि वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, बट उसी पोजीशन पर किसी दूसरे कलर के लिए हो सकता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए। तो इसका मतलब है कि ना तो ब्राइट वाले फ्रिंजेस कंप्लीटली ब्राइट होंगे और ना ही डार्क वाले कंप्लीटली डार्क होंगे, तो इंटरफेरेंस पैटर्न सस्टेन्ड नहीं होगा, यानी कि हमें क्लियरली पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और कहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। इसलिए ये कंडीशन जरूरी है कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करें, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब हुआ, मोनो का मतलब होता है सिंगल और क्रोम का मतलब होता है कलर, तो ये वर्ड वहीं से आया है मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो फिर इसमें ये सवाल भी कोई पूछ सकता है कि भाई सिंगल कलर की लाइट यूज करनी तो हम कौन सी यूज करें, तो ये भी हमने डिस्कशन में बताया था कि येलो कलर ऑफ लाइट यूज किया जाता है, और सोडियम लैंप से जो लाइट निकलती है, सोडियम वेपर लैंप भी कई बार बोलते हैं उसको, तो सोडियम वेपर लैंप से जो लाइट निकलती है दैट इज प्योर येलो कलर ऑफ लाइट। और येलो कलर ही क्यों चूज किया जाता है एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए, बिकॉज येलो इज द मीन कलर ऑफ लाइट, ठीक है, मीन कलर ऑफ लाइट है, क्योंकि जो हमारा विबग्योर वाला जो रेंज है विजिबल लाइट का, उसमें येलो कलर की जो वेवलेंथ है 550 नैनोमीटर और यू कैन से 5500 एंगस्ट्रॉम, ये लगभग एक मीन वैल्यू है। जो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है 350 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, उसमें लगभग बीच में ये आता है, मीन वैल्यू आती है, इसीलिए इसको मीन कलर ऑफ लाइट भी बोला जाता है। दैट इज वाई सोडियम वेपर लैंप इज यूज। तो ऐसा एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि सोडियम वेपर लैंप ही क्यों, कोई दूसरा यूज कर सकते हैं, कोई दूसरा भी यूज कर सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है, बट मोनोक्रोमेटिक लाइट जहाँ यूज करना होता है वहाँ येलो को ही प्रेफर किया जाता है। Okay, so the next condition for sustained interference is small d should be much less than capital D. What is small d? Small d is the distance between the two slits. जो दो हमने स्लिट्स बनाए थे, यानी कि जो ब्लैक एक क्लास लिया था ब्लैक स्क्रीन, और उसमें दो ऐसे रेजर ब्लेड से लाइंस बनाए थे, दोज आर कॉल्ड स्लिट्स। तो उन लाइंस के बीच में जो स्पेसिंग है स्मॉल डी, दैट हैज टू बी मच मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट्स टू स्क्रीन, ठीक है। जहां हमने स्लिट्स, मान लो ये हमारा जो ब्लैक जो हमने एक प्लेट ले लिया, उसमें ऐसे रेजर ब्लेड से दो लाइंस बना दी, तो ये हमारा हो गया स्लिट्स का पोजीशन, और यहाँ पर है स्क्रीन। तो ये वाला जो गैप है दिस इज कैपिटल डी, गैप बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन,
ये वाला गैप, स्लिट्स के बीच में जो गैप है उसके कंपेरिजन बहुत बड़ा होना चाहिए। तो कितना बड़ा होना चाहिए? जो स्लिट्स के बीच में गैप है दैट हैज टू बी इन द रेंज ऑफ मिलीमीटर, और जो स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में गैप है दैट हैज टू बी इन द रेंज ऑफ मीटर। तो अगर तुम अपने एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखोगे तो वहां पता चल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन देख लेना, उसमें जो स्लिट्स के बीच की जो गैपिंग है, जो स्पेस है, वो मिलीमीटर रेंज में होगा और स्क्रीन का डिस्टेंस स्लिट से मीटर रेंज में होता है। ठीक है, तो ये क्यों होना चाहिए सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए? जब ऐसा होगा तो फ्रिंज विड्थ ज्यादा हो जाएगी, यानी कि जो विड्थ, जो फ्रिंजेस दिखाई देंगी वो ज्यादा चौड़ी दिखाई देंगी और उनको ऑब्जर्व करना ईजी होगा। देखो ये एक्सप्रेशन है हमारा, अगर डी बहुत छोटा हो और कैपिटल डी बहुत बड़ा हो तो बीटा की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस अगर हो गया तो भी हमें इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखाई देता है, तो भी वो विड्थ इतनी ज्यादा हो जाती है कि लाइट पूरी स्प्रेड हो जाएगी और हमें फिर इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तीसरी जो बात है वो है इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो पूरा सेटअप है हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, यानी स्लिट्स से लेकर के और स्क्रीन तक का, अगर उस पूरे सेटअप के बीच में कोई रिफ्रैक्टिव, कुछ किसी मीडियम को हमने डाल दिया तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी इफेक्ट होता है। तो कैसे इफेक्ट होता है? तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है कि जब लाइट उस मीडियम से पास होगी तो लाइट की वेवलेंथ क्या हो जाएगी। हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रॉपर्टीज में भी था और लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो लाइट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें बहुत बार देखने को मिलेंगे, सिर्फ 12th क्लास में ही नहीं, हायर स्टडीज करोगे वहां भी ये क्वेश्चन कई बार मिलेगा कि लाइट की वो कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, जब हम लाइट बोलेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज अंडरस्टूड, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और लाइट की प्रॉपर्टीज सेम है। डिफरेंस केवल इतना है कि लाइट को हम देख सकते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम देख नहीं सकते। ओके, तो लाइट की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो एक से दूसरे मीडियम में जाने पर चेंज नहीं होती है? तो इसका आंसर है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, बाकी लाइट वेव की दूसरी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। सो व्हाट आर द अदर प्रॉपर्टीज? तो दूसरी प्रॉपर्टीज है स्पीड ऑफ लाइट इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। इसका मतलब है लाइट जब एक से दूसरे मीडियम में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू चेंज नहीं होगा, बट वेवलेंथ विल चेंज, क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंट मीडियम में जाने पर स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं हुई, तो क्या चेंज हुआ होगा? तो उसका आंसर है वेवलेंथ। ओके, तो अगर हम जो पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, उसके बीच में जो स्पेस है वहां अगर मीडियम चेंज कर दे तो ऑब्वियसली वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, और वेवलेंथ अगर चेंज हुई तो फ्रिंज विड्थ भी चेंज हो जाएगी। इस एक्सप्रेशन में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि फ्रिंज विड्थ वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली 2 मार्क्स में एग्जाम में आता है और काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। तो देखो क्या होगा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम चेंज कर दें, तो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला तो याद रखना ही है, फ्रिंज विड्थ का फार्मूला है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये हमारा फ्रिंज विड्थ का फार्मूला है। ठीक है, तो वेवलेंथ इसमें आती है न्यूमरेटर में। तो अगर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वैक्यूम में सपोज हमने वेवलेंथ लिखा, वैक्यूम में वेवलेंथ ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट बाय फ्रीक्वेंसी इन वैक्यूम, ये लिखा है सी बाय न्यू, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में इतनी स्पीड ऑफ लाइट है और न्यू मान लो फ्रीक्वेंसी है, तो लैम्डा वेवलेंथ आ रही। सपोज हमने कोई मीडियम वहां पर डाल दिया, यानी पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, उसके बीच में हमने कोई गैस फिल कर दिया, या मान लो कि हमने कोई लिक्विड, पूरे सेटअप को पानी में इमर्स कर दिया। ठीक है, पानी या कोई भी लिक्विड हो सकता है। तो उस मीडियम में सपोज स्पीड ऑफ लाइट सी तो होती है वैक्यूम में, स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में मान लो वी, और फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती नहीं है, इसका मतलब वेवलेंथ विल चेंज नाउ एंड इट इज सपोज लैम्डा प्राइम। पहले लैम्डा वेवलेंथ थी, अभी मान लो लैम्डा डैश हो गई। ठीक है, तो अगर हम लैम्डा डैश और लैम्डा का रेशियो निकालेंगे तो आ जाता है v बाई सी, और ये हमें पता है आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एजम्पशन है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज द अल्टीमेट स्पीड, यानी उससे ज्यादा स्पीड किसी की भी नहीं हो सकती, खुद लाइट की भी नहीं हो सकती दूसरे मीडियम में। वैक्यूम में तो इतनी हो सकती है c, बट किसी दूसरे मीडियम में उसके बराबर या उससे ज्यादा नहीं होगी। इट मीन्स c इज ऑलवेज ग्रेटर देन v। So if c is always greater than v, it means lambda dash by lambda is always less than 1. Therefore lambda dash is always less than lambda. तो अगर हम इनका रिलेशन निकालें तो यहाँ से भी रिलेशन निकल आता है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पढ़ा था, तुम्हें याद होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो c बाई v होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, तो यहाँ पर लैम्डा डैश बाय लैम्डा करने से आता है v बाई c, तो ये हो जाएगा 1 बाई n। यानी कि लैम्डा डैश और लैम्डा का ये रिलेशन है कि किसी भी मीडियम में वेवलेंथ जो होगी वो वैक्यूम वाली वेवलेंथ का 1 बाई n टाइम्स होगी, यानी कि कम ही हो जाएगी, कम हो जाएगी वेवलेंथ। ठीक है,
तो फिर अब बीटा पर क्या इफेक्ट होगा, तो बीटा की वैल्यू हमने लिख ली लैम्डा डी बाई डी, बीटा डैश की वैल्यू लिख ली लैम्डा डैश डी बाई डी, फिर दोनों का रेशियो निकाला बीटा डैश बाई बीटा, तो आता है लैम्डा डैश बाई लैम्डा। तो लैम्डा डैश बाई लैम्डा इस रिलेशन से अगर देखें तो 1/n मिल जाता है। सिंपल कैलकुलेशन है, बस इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और रेशियो निकालने वाले हैं। तो यहाँ से आता है बीटा इक्वल टू 1/n, इसको बीटा डैश लिख देते हैं, बीटा डैश इक्वल टू 1/n बीटा, यानी कि वेवलेंथ चेंज होने से फ्रिंज विड्थ चेंज हो जाएगी। वैक्यूम में अगर बीटा वेवलेंथ थी तो अगर हम पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को किसी मीडियम में इमर्स कर देंगे तो फ्रिंज विड्थ 1/n टाइम्स हो जाएगी। तो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू सपोज इतनी थी, मान लो कि 0.4 मिलीमीटर थी, ऐसे ही होती है मिलीमीटर से भी छोटी, तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। ठीक है, कॉलेज में जब जाओगे तो इसका एक्सपेरिमेंट करोगे, पहले हमारे 12th सिलेबस में भी था बट अभी वो नहीं है, तो कॉलेज में तुम्हें ये इंटरफेरेंस वाला एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा, लगभग हर कॉलेज में होता है। तो बीटा की वैल्यू वैक्यूम में अगर 0.4 मिलीमीटर थी और इस पूरे अरेंजमेंट को अगर हमने वाटर में इमर्स कर दिया, तो वाटर में इमर्स करने के बाद वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बीटा बाई एन, एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो हमने जो अभी एग्जांपल सेलेक्ट किया है उसमें एन है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, तो 0.4 को 1.3 से डिवाइड करने से जो बीटा की वैल्यू आएगी, दैट विल बी द न्यू फ्रिंज विड्थ व्हेन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज इमर्स्ड इन वाटर। ठीक है, तो ये हमारा इंटरफेरेंस के बारे में जितना भी डिस्कशन था वो अब कंप्लीट हो गया है। अब जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी समझ में तभी आएगा जब तुम्हें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट अच्छे से समझ में आ जाएगा। और पहले से ही बोल देते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा ट्रिकी है। अगर तुम ध्यान से सुनोगे, लेक्चर अटेंड करोगे तो आराम से समझ में